प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पत्रकारिता के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विज्ञान पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता के बारे में बात की थी। विज्ञान पत्रकारिता का जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब तक यानी कि इसमें प्रश्न न के बराबर पूछा गया है, तो अब की बार बोर्ड की एग्ज़ाम में इस पर प्रश्न पूछने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे फिल्म पत्रकारिता, इसके बारे में बताया गया है कि फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्मी पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हिंदी के फिल्मी पत्र कलकत्ता से निकलते थे और बम्बई से भी, परंतु अग्रणी होने का श्रेय दिल्ली को है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर फिल्म पत्रकारिता के संदर्भ में बताते हुए कहा गया है कि इसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और फिल्मी जो पत्रकारिता है इसमें यानी कि इससे संबंधित जो पत्रिकाएं हैं वो कलकत्ता से भी निकलती थी और मुंबई से भी निकलती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई श्रेय दिया जाए तो वो है दिल्ली। यानी कि दिल्ली से अधिकाधिक जो पत्रिकाएं हैं, फिल्मी पत्रिकाएं हैं, वो निकला करती थी। उसी क्रम में आगे देखिए, 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा का निर्माण करके लोगों को चौंका दिया। सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे। इस जादू को देखकर पढ़े लिखे समाज पर भी सिनेमा का जादू चल गया। लोगों में फिल्मों के बारे में, उनमें कार्य करने वालों के विषय में जानकारी की उत्सुकता जागृत हुई। इसको दिल्ली के कुछ जागरूक लोगों ने अनुभव करके ही 1932 में दिल्ली से रंगभूमि का प्रकाशन किया। हिंदी की इस प्रथम फिल्मी पत्रिका के संपादक श्री लेखराम थे। ये साप्ताहिक थी और इसका मूल्य 2 पैसे था। श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नवचित्रपट को माना, जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो फिल्मी पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बात कही गई है। इन्होंने बताया कि 1931 में इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा का निर्माण करके, यानी आलम आरा फिल्म को बनाया और सबको चौंका दिया। क्यों चौंका दिया? क्योंकि जो सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और नाचने लगे। कहने का मतलब, इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनती थी वो मूक फिल्में होती थी और ये जो फिल्म आलम आरा है इसमें क्या है कि ये बोलती पहली फिल्म थी, तो लोगों के सामने ये बड़ा आश्चर्य था और इसका जो प्रभाव था वो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे उन लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। लोगों में फिल्मों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, विषय में जानने की लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा हुई, उनकी रुचि जागृत हुई। और दिल्ली के कुछ जो जागरूक लोग थे उन्होंने भी ऐसा अनुभव करके 1932 में दिल्ली से जो रंगभूमि जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया। इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि 1932 में दिल्ली से रंगभूमि पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और हिंदी की जो प्रथम फिल्मी पत्रिका के संपादक श्री लेखराम थे। ये बात भी ध्यान रखनी है। ये साप्ताहिक थी, यानी 7 दिन में एक बार छपती थी और इसका मूल्य 2 पैसे था। श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नवचित्रपट को माना है, जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई। उसी क्रम में आगे देखिए, स्वाधीनता से पूर्व हिंदी के प्राय सभी दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। वैसे भी तब तक शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग फिल्म और फिल्म वालों को हेय दृष्टि से देखता था। हिंदी के साहित्यिक वर्ग की दृष्टि में सिनेमा घटिया मनोरंजन का साधन था। प्रत्यक्ष रूप में भारतीय फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग नहीं दे पा रही थी। फिल्म बनाने वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। विदेशी सेंसर बोर्ड के होते हुए जब फिल्मों के नाम बम और महात्मा तक रखना अपराध था, सिनेमा के पर्दे पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के चित्र तक दिखाना गैर कानूनी था, तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से देश की
आज़ादी की बात कर पाना कैसे संभव हो सकता था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज़ादी से पहले के बारे में बातें बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी से पहले हिंदी के प्राय सभी जो दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। कहने का मतलब है जो दैनिक की पत्रिकाएं थी वो इस आंदोलन को पूरा सहयोग दे रहे थे। उसमें इससे संबंधित जो जानकारियां थी वो दी जा रही थी। और जो शिक्षित और जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो फिल्म और फिल्म वालों को हेय दृष्टि से देखता था। कहने का मतलब ये है कि फिल्मों के माध्यम से ये जानकारी नहीं दी जाती थी, लोग जो हैं यानी कि उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। किनको? फिल्मों। जबकि स्वाधीनता आंदोलन संबंधी जानकारी है वो दैनिक जो अखबार हैं उनके माध्यम से दी जाती थी। और प्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय जो फिल्में हैं उनमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो सहयोग तो दे ही नहीं पा रही थी। कारण क्या था कि जो फिल्म बनाने वाले थे उनके लिए ऐसा संभव नहीं था। एक तो जो सेंसर बोर्ड था वो भी अपना नहीं था, विदेशी था। और उसमें भी यानी कि जैसे फिल्मों के जो नाम है बम है या महात्मा तक रखना अपराध था, क्योंकि विदेशी सेंसर बोर्ड है वो इसकी मान्यता नहीं देता था। सिनेमा के जो पर्दे पर जैसे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के जो चित्र तक दिखाना इनको भी गैर कानूनी माना जाता था। इसलिए वो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, या फिर यूँ कहें कि अपना योगदान नहीं दे पाते थे। तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की बात कर पाना कैसे संभव हो सकता था। कहने का मतलब वो लोग इस आंदोलन में फिल्मों के माध्यम से अपना योगदान देने की स्थिति में नहीं थे। उसी क्रम में देखिए, इस सत्य के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से सिनेमा ने जन जागरण में अपनी भूमिका अदा की। अमर ज्योति, वहाँ, ब्रांडी की बोतल, पड़ोसी, जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री, नया तराना आदि वे फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया और देखने वालों को सांप्रदायिक एकता, अन्याय का विरोध तथा भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा दी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई कि इतनी चीज़ें यानी कि भारतीय जो सिनेमा था उसके ऊपर तो पाबंदियाँ थी, उसके बाद भी यानी इस सिनेमा में यानी कि एक तरह से जन जागरण में अपनी भूमिका अदा करने का प्रयास किया। अमर ज्योति है, ब्रांडी की बोतल, पड़ोसी, जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री, नया तराना, ये बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें दर्शकों में मतलब देश के प्रति जो प्यार जागृत करने का प्रयास किया है और देखने वाले जो लोग थे उनके भीतर सांप्रदायिक एकता, अन्याय का विरोध और भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा प्रदान की गई। उसी क्रम में देखिए, स्वाधीनता से पूर्व मुंबई तथा कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक तो थोड़ी बहुत फिल्म सामग्री देते थे, परंतु हिंदी में विश्वामित्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक में फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी। राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला नवभारत टाइम्स के प्रकाशन से। नवभारत टाइम्स ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ दिया। दैनिक हिंदुस्तान ने आरंभ में थोड़ी सामग्री दी, बाद में नियमित रूप से सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना आरंभ किया। उधर राष्ट्रीय दैनिकों के स्वरूप में आए हुए इस परिवर्तन के फलस्वरूप आज नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नव भारत, नई दुनिया आदि अन्य दैनिकों ने भी फिल्मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित करनी शुरू की। यहाँ पर जो मूल बात बताई गई है वो विभिन्न जो ये अखबार हैं इन अखबारों के बारे में बताई गई है कि भाई स्वाधीनता से पहले जितने भी जो ये अखबार थे उन अखबारों में यानी कि फिल्म सामग्री संबंधी जो जानकारियाँ हैं वो दी गई, किस रूप में दी गई और कितनी दी गई। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हिंदी में जो विश्वामित्र जो पत्रिका थी उसमें उसके अलावा किसी भी समाचार पत्र में इनकी चर्चा नहीं होती, और जो राष्ट्रीय दैनिक जो पत्र हैं उनका धीरे धीरे फिर रवैया बदला।
और उसमें जो नवबहार टाइम्स हैं उसमें विशेष रूप से यानी कि इनका प्रकाशन हुआ और उसके बाद में तो एक तरह से जागृति सी आ गई। नवबहार टाइम्स है उसमें आरंभ से ही यानी कि जो फिल्मी स्तंभ दिया जाने लगा और वो भी साप्ताहिक रूप में। उसके बाद में जैसे कि दैनिक हिंदुस्तान है उसमें भी सामग्री दी जाने लगी और फिर तो एक तरह से जितने भी जो दैनिक अखबार हैं उन सभी अखबारों में फिल्मों के बारे में जानकारी देने का प्रयास पूरा किया गया। और दूसरी तरफ जैसे ये जो राष्ट्रीय दैनिकों के स्वरूप में आए जो परिवर्तन हैं उनमें जैसे आज, नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नव भारत, नई दुनिया आदि अनेक जो दैनिक हैं उनमें भी यानी कि फिल्म और फिल्म वालों के बारे में नियमित रूप से जानकारी और टीका टिप्पणियां दी जाने लगी। उसी क्रम में आगे देखिए, इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कई कारण थे। एक तो हिंदी का पाठक उस विधा के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक था जो उनके मनोरंजन का सर्वप्रिय साधन थी। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि जो लोगों का रवैया बदला, वहीं पर विभिन्न पत्रिकाओं का जो रवैया बदला, अर्थात उसमें फिल्मों के बारे में जानकारी दी जाने लगी। उसका मूल कारण ये था कि एक तरह से ये मनोरंजन का साधन थी फिल्में, और इनके बारे में जो जानकारी है वो इन अखबारों में दी जाने के कारण लोगों को भी बड़ी रुचिकर लगी। और दूसरा जो कारण है वो यहाँ पर आगे बताया गया है। दूसरे स्वाधीन भारत में राष्ट्र के नवनिर्माण में सिनेमा ने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी। तीसरे, राष्ट्रीय सरकार भी अब सिनेमा के विकास के प्रति प्रयत्नशील थी। 1951 की फिल्म जांच पड़ताल समिति, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना आदि ने प्रबुद्ध एवं शिक्षित समाज के दृष्टिकोण को बदला था और यही हवा का बदलता हुआ रुख दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति पाने लगा। इस समय में यूँ तो सभी प्रमुख हिंदी दैनिक फिल्मों पर नियमित सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब के कुछ हिंदी दैनिकों ने फिल्म सामग्री प्रकाशित करने में देश के अन्य सभी दैनिकों से बाजी मार ली है। पंजाब केसरी, वीर प्रताप तथा हिंदी मिलाप सप्ताह में एक बार प्रकाशित यानी कि एक बार नियमित रूप से फिल्म संस्करण प्रकाशित करते थे। उस दिन उनके मुख्य पृष्ठ पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर फिल्म कलाकारों के रंगीन चित्र होते हैं। कहने का मतलब है कि आज़ाद जो भारत है उसके नवनिर्माण में भी यानी सिनेमा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा कारण यहाँ पर यानी कि राष्ट्रीय जो सरकार है उन्होंने भी सिनेमा के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास करने शुरू कर दिए और 1951 की जो फिल्म जांच पड़ताल समिति, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना, इन्होंने भी प्रबुद्ध और शिक्षित जो समाज है उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और यही जो बदलता हुआ इनका जो रुख था वो दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति पाने लगा। कहने का मतलब है कि वहाँ पर इनके बारे में चर्चा होने लगी। इस समय यूँ तो सभी प्रमुख हिंदी दैनिक फिल्मों पर नियमित सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब के कुछ हिंदी जो दैनिक यानी कि अखबार थे उनमें भी फिल्म सामग्री प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो उन्होंने निभाई। और इस प्रकार से जैसे कि पंजाब केसरी है, वीर प्रताप है, हिंदी मिलाप है, ये ऐसे जो अखबार रहे हैं जिनमें सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्मी जो संस्करण है वो प्रकाशित हुआ। और उसके बाद में तो यानी कि एक तरह से ये जो अखबार है उनका जो मुख्य पृष्ठ है या फिर इनका जो अंतिम जो पृष्ठ है उस पर फिल्मी जो कलाकार हैं उनके रंगीन चित्र दिए जाने लगे, जिनके कारण पाठकों की जो रुचि है और वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसी क्रम में आगे देखिए,
फिल्मी पत्रकारों के इस समय देश में कई संगठन हैं। इनमें सबसे पुराना है कोलकाता का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। करीब 20 वर्ष हुए बम्बई के फिल्मी पत्रकारों एवं समीक्षकों ने बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया। इस संगठन ने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कृत करना भी आरंभ किया, परंतु कुछ ही वर्षों में इसमें पत्रकारों का एक वर्ग पृथक हो गया। इन अलग हुए लोगों ने फिल्म क्रिटिक्स क्लब बनाया, परंतु समय के साथ साथ यह संगठन भी निष्क्रिय हो गया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के फिल्मी पत्रकारों को समारोह कवर करने में जब कठिनाई हुई तो उन्होंने भी अपने को संगठित करने का निर्णय किया। 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तब से ये संगठन अभी तक सक्रिय है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो फिल्मी जो पत्रकार हैं उनके संदर्भ में बात की गई है, उनके संगठन के संदर्भ में बात की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सबसे पुराना जो संगठन था वो कोलकाता का यानी कि बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन था और लगभग यानी कि 20 वर्ष हुए थे। और बम्बई के जो फिल्मी पत्रकार और जो समीक्षक हैं उन्होंने बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। और ये जो संगठन है, इस संगठन ने बंगाल का जो संगठन था उसी की भांति यानी कि फिल्मों को पुरस्कृत करने का कार्य शुरू किया था। और कुछ समय बाद में एक जो पत्रकारों का जो वर्ग था वो उनसे अलग हो गया और इन अलग हुए जो लोग हैं उन्होंने फिल्म क्रिटिक्स क्लब बनाया, यानी कि एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम था फिल्म क्रिटिक्स क्लब। परंतु समय के साथ साथ ये जो संगठन है वो भी फिर ज़्यादा नहीं चला, निष्क्रिय हो गया। और दूसरी तरफ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के जो फिल्मी पत्रकारों को समारोह कवर करने में जब कठिनाई हुई तो उन्होंने अपने को संगठित करने का निर्णय किया। कहने का मतलब सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो जुटा नहीं पाए, इसलिए फिर से अपने संगठन को जीवंतता देने का प्रयास किया। 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई और ये जो संगठन है आज भी यानी कि सक्रिय है। उसी क्रम में देखें 1973 में मुंबई में फिल्म पत्रकारों ने एक बार पुनः अपना संगठन बनाया। अब की बार इसका नाम रखा गया फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी। यह संस्था काफ़ी कुछ कार्य कर रही है। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली तथा हैदराबाद आदि में जितने भी पत्रकार संगठन हैं उनमें सभी भाषाओं के फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों को सदस्यता प्रदान की गई है। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्मी पत्रकारों का कोई संगठन है और न हिंदी के फिल्मी पत्रकारों का। इसी क्रम में आगे जो बात बताई है वो बात ये बताई गई कि 1973 में मुंबई के जो फिल्म पत्रकार थे उन्होंने एक अपना संगठन दोबारा बनाया और इस संगठन का जो नाम रखा गया वो था फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी। और ये जो संगठन है ये बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा था। जैसे लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ पर जितने भी जो संगठन थे उनमें सभी भाषाओं के जो फिल्म पत्रकार और समीक्षक जो थे उनको भी यानी कि इसकी सदस्यता दी गई। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्मी पत्रकारों का कोई संगठन है और न हिंदी के फिल्म पत्रकारों का। कहने का मतलब है भाषा के आधार पर किसी भी तरह का कोई संगठन नहीं बनाया गया। उसी क्रम में देखें एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना इस पृष्ठभूमि के वह न तो सही मूल्यांकन कर पाएगा और न अपने पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे सकेगा। फिल्म निर्माण कैसे होता है इसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। उसे कथा और पटकथा का अंतर पता होना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि इंडोर और आउटडोर शूटिंग में कितना फ़र्क है, क्लोजअप और लॉन्ग शॉट किसे कहते हैं, बैक प्रोजेक्शन तथा सुपर इम्पोजिशन की क्या उपयोगिता है
भारतीय भाषाओं में बन रही फिल्मों की तथा फिल्म बनाने वालों की आर्थिक स्थिति, कलात्मक रुझान, पृष्ठभूमि आदि की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इतना कुछ ज्ञात होने पर ही अच्छे फिल्मी समीक्षक होने की अपेक्षा की जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक अच्छे फिल्मी समीक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या यूँ कहें कि एक फिल्म पत्रकार के भीतर किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि फिल्म इतिहास के साथ साथ, यानी कि फिल्म पत्रकार है उसको फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का ज्ञान होना जरूरी है। और बिना इसकी पृष्ठभूमि के वह न तो सही मूल्यांकन कर सकता और न अपने पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे सकेगा। फिल्म निर्माण कैसे होता है इसका ज्ञान उसे होना चाहिए। कथा और जो पटकथा उसके अंतर का उसे पता होना चाहिए। इंडोर आउटडोर जो शूटिंग है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। क्लोजअप और लॉन्ग शॉट हैं उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। बैंक प्रोजेक्शन और सुपर इम्पोजिशन है, इनकी महत्वता क्या है, इसके बारे में भी उसे ज्ञान होना चाहिए। भारतीय भाषाओं में बन रही जो फिल्में और फिल्म बनाने वालों की जो आर्थिक स्थिति, उनका कलात्मक रुझान, उनकी जो पृष्ठभूमि, उसकी जानकारी भी उसे होनी जरूरी है। और ये जानकारी होने पर ही एक अच्छा फिल्मी समीक्षक वो हो सकता है। उसी क्रम में आगे देखिए, विभिन्न देशों की फिल्मी पत्रिकाओं से भारत की प्रमुख सिने पत्रिकाओं की तुलना करें तो हम ये सगर्व कह सकते हैं कि संस्था की ही दृष्टि से नहीं, आकार, कलेवर और साज सज्जा के आधार पर भी भारत की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं को विश्व के श्रेष्ठतम फिल्मी पात्रों के समकक्ष रखा जा सकता है। अंग्रेजी फिल्म पत्रों जैसे फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, स्टारडस्ट, फिल्म वर्ल्ड तथा सिने बिल्ड्स की अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी अन्य देश की प्रमुख फिल्म पत्रिकाओं से तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न देशों की जो फिल्म पत्रिकाएं हैं उनकी और हमारे यहाँ की जो पत्रिकाएं हैं उनकी बात बताई गई। तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताया है कि विदेशों की जो पत्रिकाएं हैं उनके बराबर की हमारी यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, उनका अगर तुलना करें तो हमें इस बात पर गर्व है कि वो संस्था की दृष्टि से नहीं बल्कि जैसे आकार है, कलेवर है, यानी कि जो साज सज्जा है, बाहरी जो आवरण है, उसके आधार पर भी हमारी यहाँ की जो फिल्मी पत्रिकाएं हैं उनकी जो विभिन्न जो अंग्रेजी फिल्म पत्र हैं जैसे फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, स्टारडस्ट, फिल्म वर्ल्ड तथा सिने बिल्ड्स की अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यानी किसी भी देश की फिल्मी पत्रिका है उसको ले लें और उससे तुलना करेंगे तो हमारी बेहतर ही मानी जाएगी या बेहतर ही मिलेगी। ये बात इस संदर्भ में बताई गई है। ये बात हुई हमारी फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि इस टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। आगे वाली जो बात करेंगे और वो बात करेंगे हम वाणिज्य पत्रकारिता के ऊपर। और वाणिज्य पत्रकारिता है वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जब तक हम आगे वाला बिंदु लेकर के आएँ, हमारी बात उस पर हो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।